नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है उसको पढ़ेंगे। और आज पढ़ने वाले हैं मई 2025 की करंट अफेयर, जिसमें हम लोग राज व्यवस्था को कवर कर लेंगे। 4 से 5 टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा और उसको जो है जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को मैगजीन बताते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये है विजन आईएएस की मई की मैगजीन, जो है जून के बीच में आती है। तो यहाँ पे राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन सा टॉपिक है? जातिगत जनगणना है, गैर सरकारी विधेयक है और कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ जैसे समावेशी डिजिटल पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। उसके बाद है मध्यस्थ के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसके बारे में। वहीं पे अगला है रोहिंग्या तथा शरणार्थियों व निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, पैदल यात्रियों के अधिकार, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे आपके सामने जो है मैं खोल देता हूँ, जो है जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ जो पहला टॉपिक है यहाँ पे आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जातिगत जनगणना करवाने के लिए जो है यहाँ तक कि पूरी जनगणना जो है करवाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया था और उसके साथ ही बताया गया था कि जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि लद्दाख जैसे जो हिमाचलादित प्रदेश हैं, हिमाचलादित क्षेत्र हैं, वहाँ पे 1 अक्टूबर 2026 से जो है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहीं पे जो अन्य देश के भाग हैं वहाँ पे 1 मार्च 2027 से इसको शुरू किया जाएगा जनगणना को, और इसमें जो है जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। आगे कह रहा है कि इसमें जो संबंधित तथ्य हैं जनगणना से जुड़े हुए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो स्वतंत्रता के बाद जो है ये पहली जातिगत जनगणना देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा होगा जिसमें जो है जातिगत डेटा यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा को आधिकारिक तौर पर दशकीय जनगणना के तहत एकत्र किया जाएगा। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो थी उससे रिलेटेड डाटा तो पहले भी लिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, उसके अलावा भी जो जातियां हैं उनका भी डाटा प्रॉपर तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा राज्य स्तरीय जातिगत सर्वेक्षणों में बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ पे क्या किया गया था, जैसे बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन इनमें जो है कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, इसीलिए जो है अब जो है जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया गया है। आगे कह रहा है कि गौरतलब है कि जातिगत सर्वेक्षण जातिगत जनगणना से अलग होते हैं, यानी कि जातिगत सर्वेक्षण जो है वो जातिगत जनगणना से अलग आपको देखने को मिलेगा। जनगणना के लिए भारत के संविधान में आपको प्रावधान देखने को मिलता है, लेकिन जातिगत सर्वेक्षण जो है उसके लिए आपको भारत के जो संविधान है उसमें प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वहीं पे जो 16वीं जनगणना होगी ये देखने को मिलेगा किस माध्यम से कराई जाएगी, तो ये कराई जाएगी डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, डेटा को पेन पेपर पर रिकॉर्ड करने के साथ साथ डिजिटल प्रारूप में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे कह रहा भारत में जनगणना का इतिहास क्या है, इसके बारे में अगर जानने की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी, जिसके बाद जो है प्रत्येक 10 वर्षों में हम लोग जनगणना करते हैं। ठीक है, 2021 में होनी थी ये वाली जनगणना, लेकिन कोविड-19 के चलते जो है अब इसको अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था और अब इसको जो है 2027 में करवा लिया जाएगा। अगर बात किया जाएगा संवैधानिक और कानूनी प्रावधान इससे रिलेटेड कौन से हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 246 में जो है जनगणना को संघ सूची का विषय बनाया गया है। यह 7वीं अनुसूची के तहत संघ की सूची जो है उसमें से दिया गया है। ठीक है, कानूनी प्रावधान देखा जाएगा तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 में जनगणना के आयोजन की कानूनी प्रावधान जो है वो किए गए हैं। साथ ही जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य और उनके जिम्मेदारियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो भारत के जो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होंगे उनको जो है जनगणना प्रपत्र यानी कि सेंसस का जो प्रोफॉर्मा होगा उसको डिजाइन करने को
अधिकार दिया गया है, ठीक है। और इसी में जो है जातिगत संबंधी जो है प्रश्नों को भी शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो है जातिगत जनगणना जो कराई जाएगी, क्या इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी या फिर जनगणना अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? तो नहीं, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर जातिगत जनगणना के इतिहास के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में 1881 से 1841 के बीच आयोजित प्रत्येक जनगणना में जातियों की गणना जो है की गई थी। 1941 की जनगणना के जो आंकड़े थे वो वर्ल्ड वार सेकेंड के तहत जो है की वजह से जारी नहीं किए गए थे, ठीक है। इसलिए जो है 1931 के आंकड़े ही हमारे पास अंतिम आंकड़े देखने को मिलते हैं। 1951 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें हमने SC ST की जो जातियां हैं उसके अलावा किसी और जाति की जो है हम लोगों ने जनगणना नहीं की थी, ठीक है। 1961 में केंद्र सरकार जो है राज्यों की सलाह दी कि वे अपनी इच्छा अनुसार OBC की राज्य प्रविष्टि सूची तैयार करें, राज्य स्तर पर सर्वेक्षण कर सकते हैं। वहीं पे 2011 की जनगणना के साथ ही क्या किया गया था, अलग जो है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना भी आयोजित की गई थी। आंकड़े जो है जिसके अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। तो बात किया जाए कि जातिगत जनगणना आवश्यक क्यों है, ठीक है। तो जातिगत जनगणना अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान का पालन करने के लिए, जैसे कि अनुच्छेद 340 में दिया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा, ठीक है। वहीं पर नीति निर्माण के लिए भी आवश्यक है, हमारे पास अच्छा डाटा होगा, अच्छी चीज़ें होंगी तो हम लोग प्रॉपर तरीके से नीतियों का निर्माण कर सकेंगे, ठीक है। संसाधनों का जो आवंटन है वो अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। OBC समूहों का अगर तर्क देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जनसंख्या जो है उसका डाटा अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से संसाधनों पर उनका जो दावा है उसकी अपेक्षा की जाती है। सकारात्मक उपाय अगर बात किया जाए तो आरक्षण देने के लिए वंचित समूहों की बेहतर तरीके से पहचान करने में ये सहायक सिद्ध होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था कि पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए जाति को एक प्रासंगिक मानदंड, एकमात्र मानदंड या प्रमुख मानदंड माना जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया जा सकता है कि इससे अगर जातिगत डाटा हमारे पास होगा तो हम लोग इसका उपवर्गीकरण में भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, उपवर्गीकरण भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि OBC के उपवर्गीकरण पर जो 2017 में गठित रोहिणी आयोग था उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है ऐसा बताया गया था, लेकिन अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है व्यापक डेटाबेस तैयार होगा, इसके थ्रू जो है अब इसकी कुछ चिंताएं भी हैं, चिंताओं को भी हम लोग देख लेते हैं। सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति की जानकारी स्वयं सरकारी अधिकारियों को देगा। ऐसे में जो है अधिकारियों को इस प्रकार के डेटा संग्रहण का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है तो त्रुटियों अथवा जानबूझकर गलती दर्ज की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए वर्गीकरण से जुड़ी समस्या। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी जाति सूचियों में अंतर होने के कारण अक्सर विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में जाट जो है वो OBC में आते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में जो है ये OBC की सूची में शामिल है, यानी कि हरियाणा में जो है वो OBC में शामिल नहीं है जाट, वहीं पे UP में आपको देखने को मिलेगा जो जाट हैं वो OBC में शामिल है। राजनीतिक रूप से जो है संवेदनशील मामला है, इसके थ्रू जो है राजनीति भी जो है उसमें भी गर्मा गर्मी आ सकती है, आपको भी ये बात पता है कि स्थितियाँ क्या हैं, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है, निजता से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, इससे जुड़ी हुई चिंताएं, ठीक है। आगे की राह भी देख सकते हैं कि हम लोग परामर्श कर सकते हैं महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त के कार्यालय को, शिक्षा जगत के जो विशेषज्ञ हैं, जातीय समूह हैं, राजनीतिक संगठन है और आम जनता से जो है परामर्श किया जा सकता है। इसके लिए जाति निर्देशिका यानी कि विस्तृत राष्ट्रीय जाति निर्देशिका बनाई जानी चाहिए। अलग अलग राज्यों में जातीय समूहों के वर्गीकरण और उनके नाम के लिए मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये हो गया जातिगत जनगणना से जुड़े हुए सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, आप लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं जो है कि गैर सरकारी विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ था, एक रिसर्च जो है
रिसर्च की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार क्या हुआ था, हाल के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी देखी गई है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चर्चाओं में आ गया था गैर सरकारी विधेयक। चलिए बात करते हैं कि गैर सरकारी विधेयक होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संसद के जो सदस्य मंत्री नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी सदस्य हो सकता है, वो जो सत्ता दल है उसका भी मेंबर हो सकता है, बस वो मंत्री नहीं होना चाहिए। अगर मंत्री नहीं है तो उसके द्वारा जो भी विधेयक लाया जाएगा उसको हम लोग गैर सरकारी विधेयक या फिर प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे, देखने को मिलेगा। इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को गैर सरकारी विधेयक पीएमबी प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। इनका जो मसौदा तैयार करने की जानकारी होगी, जिम्मेदारी होगी, यानी कि पूरा उसको ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी होगी, वो किस पे होगी, उसी मेंबर पे होगी जो कि इसे संसद में प्रस्तुत कर रहा है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो अगर आपको प्राइवेट मेंबर बिल लाना है तो इसके 1 महीने पहले आपको जो है इसकी अधिसूचना या फिर सूचना देनी होगी। उसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से ही इसको प्रस्तुत किया जाएगा। अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यवाही की अंतिम 2.5 घंटे की जो चर्चा होगी वो प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होती है प्रत्येक शुक्रवार को। ठीक है, राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर चर्चा और विचार करने के लिए प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार, यानी कि एक शुक्रवार के अंतराल में दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यानी कि लोकसभा में देखने को मिलेगा तो हर शुक्रवार, राज्यसभा में एक जो है गैप करके। ठीक है, भारत में पारित किया गया पहला गैर सरकारी विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 था, जिसे जो है सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बात किया जाए कि अगर गैर सरकारी विधेयक है इनका महत्व क्या है, ये देखने को मिलता है। इसमें ना नीतिगत नवाचार देखने को मिलता है कि जो विधेयक सांसदों को ऐसी नई नीतिगत पहल रखने या उन विषयों को उठाने का अवसर देते हैं जिन्हें सरकार ने अब तक नजरअंदाज किया है या फिर प्राथमिकता नहीं दी है। ठीक है, उदाहरण के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक जो है 2019 में इसको प्रस्तुत किया जाता है गैर सरकारी सदस्य के द्वारा। इस विधेयक में क्या था, कर्मचारियों को उनके नियत घंटे के बाद ऑफिस कार्य के लिए संपर्क नहीं किए जाने का कानूनी अधिकार देने का जो प्रावधान किया गया था। और इसके बाद होता क्या है कि इसमें सुधार की संभावना होती है, यानी कि पुराने कानूनों में सुधार या नए मुद्दों पर भी नए बहस को प्रेरित कर सकता है प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, इसके साथ ही उदाहरण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का विशेषाधिकार या फिर अधिकार विधेयक 2014 को जो है गैर सरकारी सदस्य द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन होता क्या है ये पास नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद सरकार जो है 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक पारित करवाती है। ठीक है, इसके साथ ही पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता भी मिल जाती है, आपको देखने को मिलता है। ये विधेयक जो है सांसदों को 10वीं अनुसूची के प्रावधानों से परे जाकर पार्टी अनुशासन से स्वतंत्र होकर अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं, लोकतंत्र की भागीदारी और विमर्श को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर आपने प्राइवेट मेंबर बिल लाया है तो आपके ऊपर दल बदल कानून का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे है निगरानी और संतुलन। सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत कर सांसदों को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी माध्यम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि गैर सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे संसद की जो बैठक है वो बार बार स्थगित होने के कारण, सत्रों में हंगामा होने के कारण चर्चा का समय ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, 17वीं लोकसभा में जो है 729 और राज्यसभा में 705 गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उसमें से केवल 2 विधेयक लोकसभा में और 14 विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए जो है प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, प्रक्रिया संबंधी समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगा। आवंटित समय कम होता है, केवल सप्ताह में 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। चर्चा शुरू होने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जो है यहाँ पे अनुमति देने या फिर अस्वीकार करने के लिए उनके पास विशेषाधिकार होते हैं, जो कि राजनीतिक विचारों से कहीं कहीं प्रभावित हो जाते हैं, है ना। संसाधनों की कमी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा उसी की जिम्मेदारी है मसौदा तैयार करने की, तो ना उसके पास रिसर्च के लिए कोई चीज़ है, ना प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञता है, संस्थाओं का समर्थन भी नहीं होता ज़्यादा, और सुविधाएं भी सरकारी विधेयकों को प्राप्त ज़्यादा होती हैं, प्राइवेट मेंबर को नहीं, है ना। पारित होने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल है। बहुत कम गैर सरकारी विधेयक ही आज तक पारित हुए हैं। मेहनत करने से बचना चाहते हैं, इसीलिए कौन जो है फालतू में मेहनत करेगा।
ठीक है। केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही आज तक जो है कानून बन सके हैं और अंतिम बार 1970 में आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सरकारें अपने विधायी एजेंटों को प्राथमिक रखती हैं, गैर सरकारी विधेयकों की उपेक्षा करती हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है, अनुसंधान सहायता दी जा सकती है, संस्थागत सहायता दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में 10 मिनट रूल जो है मॉडल दिया जाता है, जिसमें जो है सांसद एक संक्षिप्त भाषण के साथ लघु विधेयक प्रस्तुत करते हैं जो नए विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि समीक्षा समिति गठन कर सकते हैं हम लोग, गैर सरकारी विधेयकों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और संवैधानिकता का परीक्षण करके उन पर चर्चा को प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा भी किया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम का 10 मिनट रूल क्या है? तो इसमें क्या होता है, सांसद जो है एक संक्षिप्त भाषण के द्वारा जो है लघु विधेयक प्रस्तुत करते हैं जो विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका हो चुका है। चलते हैं और अगली खबर है संक्षिप्त सुर्खियों में। आप देख सकते हैं पहली संक्षिप्त सुर्खी है, समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक केस था अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामलों में, केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो है इसमें जो बात कही गई है वो इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो गई बात। आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े हुए मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें क्या कहना होगा? सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन बैंकिंग एवं ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित न हो, यानी कि ऐसे लोग जो कि एसिड अटैक के कारण प्रॉब्लम में आ गए हैं या फिर जो लोग दृष्टिहीन हैं उनको कहीं ना कहीं केवाईसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग और ई गवर्नेंस सुविधाओं से उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगला है इसी में कह रहा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत न्यायालय ने केवाईसी प्रक्रियाओं को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशों का सेट जारी किया है। ठीक है, आगे कह रहा है मौलिक समानता के सिद्धांत को लागू करना, यानी कि डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत दोनों होने चाहिए। अगला कह रहा है अनुच्छेद 21 का हिस्सा है डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला निर्णय था साबू थैम्यो जॉर्ज बनाम भारत संघ 2017 का मामला था। इसमें क्या किया गया था, जो सर्च इंजन है उनको जन्म पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सक्रिय तौर पर ब्लॉक करने का निर्णय दिया गया था। ठीक है, यानी कि आप जो है जन्म पूर्व जो लिंग निर्धारण होता है उससे रिलेटेड जो भी विज्ञापन है उनको आप ब्लॉक करेंगे, ऐसी जो है आपको दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। उसी के बाद आता है 2020 में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस रहता है। इसमें कहा जाता है अनुच्छेद 21A वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1)G व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता के तहत इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी गई है। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार जो है वो 1A और 1G 19 आर्टिकल में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि राज्य का दायित्व की बात की गई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38 के तहत राज्य जो है सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग सम्मानजनक जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, 15 के तहत भेदभाव के खिलाफ अधिकार तथा अनुच्छेद 38 में जो है राज्य को प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। ऐसी बातें आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अगर महत्व की बात करें कि समावेशी डिजिटल पहुंच से महत्व क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सरकारी योजनाओं तक पहुंच मिल सकेगी, ग्रामीण शहरी विभाजन में कमी देखने को मिलेगी, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, वित्तीय प्रौद्योगिकी तक पहुंच, विकास प्रक्रिया में हाशिए पर जो लोग हैं उनको भी शामिल किया जा सकेगा। तो ये हो गई ये खबर। अगली खबर देखते हैं कि अगली खबर क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स, यानी कि जो आर्बिट्रेशन है उसके माध्यम से जो भी निर्णय हुए हैं संशोधन करने का न्यायालय की क्या शक्तियां होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बालाराम बनाम ISG नोवा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मामले में जो है ऐसा कहा है। तो केस इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो मध्यस्थम है यानी कि जो आर्बिट्रल हैं उनमें जो है द्वारा दिए गए निर्णयों को मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के माध्यम से जो है किया जाता है। और इसमें जो संशोधन है उसमें जो धारा 34 और 37 है इस अधिनियम यानी कि जो मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 है, इसकी धारा 34 और 37 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ये संशोधन निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसके निर्णय को बदला जा सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जब निर्णयों के वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटा करके लागू किया जाता है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, वैध हिस्से में से अवैध हिस्सों को हटा दिया जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ओस्ट्रे मासूम कांटिनेंट इन से माइनस सिद्धांत का उल्लेख, यानी कि बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है, न्यायिक शब्दावली में इसका आशय है किसी आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम के निर्णय को रद्द करने की शक्ति में आंशिक रूप से रद्द करने की भी शक्ति निहित है, ठीक है। ऐसी बात याद रखनी है। आगे कह रहा है कोई लिपिकीय गणना संबंधी या टंकन संबंधी त्रुटि को सही करने के लिए, कुछ मामलों में निर्णय के पश्चात देय ब्याज में संशोधन करने के लिए, अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है शक्तियों का प्रयोग करके भी निर्णय को संशोधित कर सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 142 किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्याय से संबंधित है। इसके लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे कह रहा है भारत में मध्यस्थम व्यवस्था यानी कि आर्बिट्रेशन इन इंडिया। तो इसमें से सबसे पहले आर्बिट्रेशन की बात करें तो होता क्या है कि विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक उपाय आपको देखने को मिलता है। और इसमें दो तरह से दो उपाय, सुलह और मध्यस्थता, यानी कि सुलह और मध्यस्थता दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। अदालतों के बाहर विवाद के पक्षकार सहमति के आधार पर विवाद सुलझाने की निजी प्रक्रियाओं का उपाय करते हैं, उपयोग करते हैं। इसे हम लोग आर्बिट्रेशन कहीं ना कहीं बोल देते हैं। महत्व क्या है, निर्णय कम प्रतिकूल होते हैं, दोनों का कहीं ना कहीं हित देखने को मिलता है इसमें थोड़ा बहुत, और वहीं पे विवाद समाधान की लचीली और त्वरित प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो है हमारे न्यायालय जो न्यायिक प्रणाली है उस पे इसका कम बोझ देखने को मिलता है, यानी कि बोझ उससे कम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कानूनी फ्रेमवर्क की। जो मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 जो है इसको बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कानून आयोग के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 के अनुसार इसको बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ कहा गया है। इसकी धारा जो अधिनियम की धारा 34(1) है, इसमें कहा जाता है मध्यस्थम के निर्णय रद्द करने के लिए केवल अदालत का ही सहारा लिया जा सकता है। वहीं पे अधिनियम की धारा 32 में कहा जाता है किन आदेशों के खिलाफ अदालत में जो है अपील की जा सकती है। यानी कि कुल मिला के हमें जनरल जानकारी रखनी है कि केवल अदालत से ही इनके जो है निर्णय है उनको रद्द किया जा सकता है, और दूसरी बात इनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं अपील की जा सकती है। ये हो गई बातें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभाव कुछ पढ़ सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में देखा जाए तो वाणिज्यिक विवादों में भी अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग समानता को रेखांकित करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य मामलों में ही 142 का यूज करेगी, वाणिज्यिक मामलों में भी इसका यूज किया जा सकता है। आगे कह रहा है शुरुआत से दोबारा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ करने से बचाता है, इसे लागत और देरी को कम करने में मदद मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आर्बिट्रेशन हो गया, एक बार मध्यस्थता हो गई है, सुलह हो गई है, तो आपको फिर से उसमें उसी को सुधार करने के लिए आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। नकारात्मक में देखा जाएगा तो आर्बिट्रेशन मामले में न्यायालयों को अधिक शक्ति मिलने से व्यवसाय जगत के पक्षकार विदेशी आर्बिट्रेशन केंद्र को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि 1996 के अधिनियम में घरेलू अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के बीच अंतर नहीं किया गया है। तो ये भी न्यूज हो गई है। अगली न्यूज है रोहिंग्या तथा शरणार्थियों व निर्वासन से संबंधित प्रावधान। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज है आपको देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन यापन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्ड के आधार पर यह राहत का दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। यानी कि यूनाइटेड नेशन जो भी शरणार्थी उच्चायुक्त है उसके अनुसार कहता है कि शरणार्थियों
को जबरन विस्थापित समुदायों और राज्यविहीन लोगों की रक्षा करने वाला वैश्विक संगठन कहा जाता है। यानी कि ये जो UNHCR है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है, इसको क्या कहा जाता है? इस शरणार्थियों को, जबरन विस्थापित समुदायों को और राज्यविहीन लोग जो हैं उनकी रक्षा के लिए एक संगठन देखने को मिलता है। भारत ने शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो याद रखना है कि इसमें जो है भारत ने ये जो शरणार्थी उच्चायुक्त है यूनाइटेड नेशन का, उसके थ्रू जो शरणार्थी कन्वेंशन 1951 है और प्रोटोकॉल 1967 है, इन दोनों में से हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे शरणार्थियों और निर्वासन से संबंधित भारत के संवैधानिक प्रावधानों की बात की गई है। तो भारत में शरणार्थियों से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, इसलिए शरणार्थी के दर्जे से जुड़े पहलुओं को अलग अलग मामलों के आधार पर निपटा जाता है। इसमें द्विपक्षीय नीति को ध्यान में रखा जाता है। भारत में शरणार्थी विदेशी और विदेशी नागरिक की परिभाषा में आते हैं, यानी कि जो शरणार्थी हैं हम लोग उनको विदेशी यानी कि एलियन और विदेशी नागरिक फॉरेनर्स की परिभाषा में रखते हैं। ठीक है, तो विदेशी विषयक अधिनियम 1946 आता है, जिसकी धारा 3 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और उन्हें निर्वासित करने का शक्ति देखी जाती है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 आपको देखने को मिलेगा। इसमें विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है सरकार जो बिना पासपोर्ट के और वीजा के भारत में घूम रहा है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 258(1), 239(1) के अनुसार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को भी उपयुक्त शक्तियां जो है, उपयुक्त अधिकार प्राप्त किए गए हैं। 239(1) के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को और 258 के तहत जो हमारे राज्य हैं उनको ऐसे अधिकार दिए गए हैं। अन्य प्रावधानों की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारत जो है गैर निर्वासन यानी कि नॉन रिफाउलमेंट बैंकॉक सिद्धांत 1966 के सिद्धांत का अनुसरण करता है। इसमें सिद्धांत में कहा जाता है कि शरण मांगने वाले व्यक्ति को ऐसी अथॉरिटी को सौंपने से रोकता है जहां यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हो कि उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। यानी कि अगर शरणार्थियों से रिलेटेड कोई बैंकॉक सिद्धांत 1966 है तो भारत उसका पालन करता है। इसमें होता क्या है, जो भी शरणार्थी है उसको उस व्यक्ति को नहीं सौंपा जाएगा जिसके जहां पे उसके जाने से उसके मानवाधिकारों का हनन हो सकता है। आगे है मोहम्मद सलीमुल्लाह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य वाद। इसमें कहा जाता है कि निर्वासित न किए जाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत रहने या बसने के अधिकार के सहायक या सह प्राप्त अधिकार के रूप में देखा जाता है। आपको कमेंट में बताना है क्या अनुच्छेद 19 भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। चलिए, ये भी न्यूज हो चुकी है। अगला है पैदल यात्रियों के अधिकार, राइट ऑफ पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैदल यात्री हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन अनुकूल फुटपाथ के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी प्रदान कर दी गई है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि सभी सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ होने चाहिए और वे दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं उपयोगी होने चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह फुटपाथ बने हुए हैं बट वो चलने के लायक भी नहीं है। फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है। आपने भी देखा होगा कि कहीं पे किसी ने झोपड़ी बना ली, किसी ने घर बना लिया, वहीं पर किसी ने दुकान लगा ली है या फिर कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं फुटपाथ पे। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसी नीतियां तैयार करें जो फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करें। अगली न्यूज है, यहाँ पे सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ। जैसा कि आपको पता होगा कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से सिक्किम को संविधान के अनुच्छेद 2(a) के अंतर्गत भारत के संबद्ध राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है सिक्किम को।
यहाँ पे देखने को मिलेगा सिक्किम का जो है भारत का 22वां राज्य बना था। अनुच्छेद 371F को संविधान में शामिल किया गया और अनुच्छेद में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। तो आज आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। जो भी 371A B C D E F ऐसे जो भी आर्टिकल्स हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हो गई आपकी जो पॉलिटी के सारी न्यूज़ हो चुकी है। अब अगला जो है वो करंट अफेयर, इसी मैगजीन का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक है। वो भी हम लोग 2 दिन में कल शायद ले आए, तो आप लोग उसको भी देखिएगा और ये इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी PDF अगर आप हाईलाइटेड चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।